दोस्तों यहाँ से अब ये रास्ता दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। तो एक जो रास्ता है वो जाता है हिमकोटी मार्ग के थ्रू आप भवन जा सकते हैं, और दूसरा जाता है हाथी मट्ठा मार्ग के लिए। बट जो आपको जाना चाहिए, अगर आप अर्धकुमारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए हाथी मट्ठा मार्ग के थ्रू, क्योंकि यहीं से फिर रास्ता है आगे अर्धकुमारी का। तो यात्रा में अब काफी टाइम हो चुका है और लगभग बज गया है 3। हम अभी अर्धकुमारी के आसपास मतलब लगभग पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर होते हैं खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस और कई सारे भोजनालय। तो श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय है, मुझे पता चला कि वहाँ पे जो राजमा चावल वगैरह है, कढ़ी चावल है, काफी टेस्टी होते हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं वो ट्राई करने। राजमा चावल भी अभी ले लिए हैं और अब हम घूम रहे हैं सीट। देखने में डिलीशियस है, आई होप कि का टेस्ट भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट पे खाना पीना तो हो गया है, बट एक आपको यहाँ के बारे में अच्छी सी चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर सारा खाना, जितने भी रेस्टोरेंट्स या भोजनालय हैं, उनमें विदाउट गार्लिक एंड अनियन, यानी कि विदाउट प्याज और लहसुन मिलता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो मैकडोनाल्ड्स है, उसमें भी जो बर्गर्स मिलते हैं वो विदाउट अनियन एंड गार्लिक मिलते हैं आपको। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप जनरली कहीं भी मैकडोनल्ड्स ऐसा नहीं देखेंगे जहां पर आपको प्याज लहसुन के बिना बर्गर खाने को मिले। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मुख्य भवन पहुंचने के पहले आती है अर्धकुमारी जी की गुफा। तो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हैं माता अर्धकुमारी की गुफा, और इन्हें अर्धकुमारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि माता भगवती यहाँ पर अपने कुंवारी कन्या के रूप में विराजमान है। माता ने यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी। इसके अंदर ये जो आप भवन देख रहे हैं, इसके अंदर ही गर्भगृह यानी कि गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, और वो काफी सकरा रास्ता है कहा जाता है। और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए बेसिकली एक कूपन लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। और मजे की बात ये है कि आपको जो टोकन लेंगे ना, उसका नंबर आपका आता है कम से कम 8 से 10 घंटे में, क्योंकि यहाँ पर लाइन बड़ी लंबी होती है और गुफा के अंदर एक समय में बस एक आदमी ही जा सकता है। तो मैंने भी पर्ची ले ली है यहाँ पर, और अभी 200 नंबर चल रहा था काउंटर पे, और मेरी पर्ची का नंबर है 340। कोशिश करूंगा कि मैं भी माता अर्धकुमारी के दर्शन कर पाऊं। अर्धकुमारी से ही मेन भवन जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, तो हम अब यहाँ से जाएंगे। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, और जोर से जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। देखिए कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं और सारे अलग अलग पोजीशंस में से आराम कर रहे हैं। तो ये देखने में थोड़ा सा काफी सिंक लग रहा है इनका। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो और विष्णु माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ी ही देर में भवन पहुंचने वाला हूँ। भवन के काफी करीब हूँ, और अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और शाम तो वैसे भी हो रही है, लगभग 5:30 बज चुका है। तो बस कुछ ही देर में मैं भवन पहुंच जाऊंगा, वहां मैं अपना सामान रखूंगा, और उसके बाद मैं मुख्य जो गर्भगृह है उसके दर्शन की लाइन में लगूंगा। शाम के समय आप देखिए त्रिकूट पर्वत कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और ये भवन का पूरा एरिया बड़ा ही प्यारा दिख रहा है। अभी तो भवन पहुंच गए और थोड़ी सी थकान हो गई है, शाम भी हो चुकी है, तो टी तो बनती है, और भवन में जो चाय मिलती है वो काफी टेस्टी होती है। तो चाय मैंने ऑर्डर कर दी है, और बस चाय के साथ थकान दूर होगी, और फिर दर्शन के लिए हम आगे जाएंगे। तो चाय वगैरह स्नैक्स रिफ्रेशमेंट हो गया है, और अब हम ढूंढ रहे हैं कि भवन कैसे पहुंचा जाए, लाइन में कैसे लगा जाए। वहां की भीड़ कुछ ज्यादा ही है, देखिए बड़ी ज्यादा भीड़ हो रखी है। यहाँ आते आते भीड़ काफी बढ़ गई है, और मैं आपको आगे बताता रहूंगा कि क्या क्या फॉर्मेलिटी उसके पहले करनी है, क्या लॉकर लेना होगा, सामान कहाँ रखेंगे, ये सारी चीजें। और ये तो श्योर ही है कि आप अपने मोबाइल फोन्स बिल्कुल ले जा सकते हैं यहाँ तक एटलीस्ट, और उसके बाद में फिर आपको मेन मंदिर के दर्शन करने के पहले ये मोबाइल और पर्स आपको डिपॉजिट करने होंगे। ये दर्शन की लाइन यहाँ पर लग चुकी है, और द थिंग इज ये दर्शन की लाइन में खड़े होने के पहले आपको सारी चीजें ये लॉकर में रखनी है, जैसे आपका मोबाइल कैमरा, पर्स, हैंडबैग, स्मार्ट वॉच,
बेल्ट और चमड़े का कोई भी सामान वो आप लॉकर में रखिए, उसके बाद ही दर्शन की लाइन में लगिए और आपकी एंट्री यहां से हो जाएगी, नव दुर्गा पथ से। दोस्तों अगर ओवरऑल ट्रैकिंग की बात करें तो अभी तक की मेरी जो भी ट्रैकिंग है भवन तक आने की नीचे कटरा से, वो काफी कंफर्टेबल रही। एक्चुअली मैं आपको उसके लिए कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा, लाइक जो आप वॉक कर रहे हैं ज्यादा हार्ड वॉक ना करें, चढ़ते टाइम स्टेयर्स का यूज कम से कम करें और आप जो पाथवे है उसका यूज करें। थर्ड थिंग जो है कि आप जो फुटवियर पहन रहे हैं वो कोशिश करिए कि आपके ऐसे फुटवियर हो जिन्हें आप वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए यूज करते हो, कंफर्टेबल फुटवियर हो। आप चप्पल और स्नीकर्स वगैरह ना पहने तो आप कम थकेंगे। उसके अलावा याद रखिए आप जो लोअर पहन रहे हैं वो लोअर आपका कंफर्टेबल लोअर होना चाहिए। जीन्स बिल्कुल ना पहने या हार्ड पैंट बिल्कुल ना पहने, वरना आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी इजी रहेगा आपके लिए यहाँ ऊपर चढ़ाई करना। तो दर्शन के लिए अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने पहन लिया है कुर्ता पजामा। यहाँ पर अंदर आपको माता जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद के काउंटर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चुनरी, प्रसाद और भी काफी ज्यादा सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। तो प्रसाद मैंने अभी ले लिया है और अब बस मैं अपना जो मेरा बैग है उसको लॉकर में रखूंगा, अपने शूज को भी लॉकर में रखूंगा, मोबाइल और पर्स को लॉकर में रखूंगा और मैं पहुंचूंगा सीधे भवन में, भवन की लाइन में लगूंगा। उसके बाद का वीडियो फिर मैं दर्शन करने के बाद ही बना पाऊंगा, क्योंकि अंदर फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट यहाँ चारों तरफ जो माहौल है वो काफी भक्तिमय है और आगे जाके काफी भीड़ है, जयकारे के नारे लग रहे हैं देवी माँ के, तो जोर से बोलो जय माता दी। अभी रात के 10 बज चुके हैं और मेरे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, ऑल दो लाइन लंबी थी, भीड़ ज्यादा थी। दर्शन मेन मंदिर के जब हुए उसके बाद में एक पास में शिव मंदिर है, शिव गुफा है, वहां के दर्शन किए मैंने और अब मैं आ गया हूँ कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि बज चुका है रात के 10:20 और कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के बाद मैं जाऊंगा भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। तो अब वैष्णो माता के भवन से मैं निकल रहा हूँ भैरव बाबा के लिए। रात के लगभग बज गए हैं 11:15 और चढ़ाई शुरू करूंगा मैं। उसके बाद में मुझे लगता है शायद 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं वहां पर, ऐसी कोशिश रहेगी। अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर रह जाता है भैरव घाटी मंदिर, तो 2 किलोमीटर आप रात में भी घोड़े से जा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ एजेंट्स दिखे जो कि रात में भी घोड़ा अरेंज करा सकते हैं भैरव बाबा के लिए। और अगर आप पैदल जाना चाहें तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो ये सीन अभी जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं भैरव बाबा की जो पहाड़ी है उससे भवन का दृश्य। ये काफी सुंदर लाइटिंग दिखाई दे रही है और मैं पहाड़ की लगभग एज पे हूँ, अंधेरा होने के कारण आप शायद ये नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ का जो माहौल है वो रात में 11 बजे भी एकदम जीवंत माहौल जो आप जिसे कहेंगे वही है। माता ने भैरवनाथ का वध मुख्य मंदिर में ही कर दिया था, उसी स्थान पर, उसी गुफा में कर दिया था जहां पर उनकी वैष्णव माता की मेन मूर्ति है और वैष्णो देवी का जो मुख्य मंदिर है। परंतु वध होने के बाद जब उन्होंने उनका गला काट दिया माता ने भैरवनाथ का, भैरवनाथ ने क्षमा प्रार्थना की माता से कि उनसे जो भी हुआ है घमंड में आकर हुआ है और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब माता ने उनको वरदान दिया कि ठीक है भैरवनाथ जी, आप यहीं पर इसी त्रिकूट पर्वत पर एक पहाड़ी पर आपका एक स्थान में दूंगी और वहीं पर जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो आपके भी दर्शन करेगा। तो इस तरह सारे भक्तों का जो भी माता के दर्शन करने आते हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन करना भी एक मुख्य रिचुअल हो गया। यहाँ देखिए ऊपर है भैरवनाथ जी का मंदिर। हालांकि यहाँ की फोटोग्राफी करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। वैसे आपको भैरवनाथ जी के मंदिर में ज्यादा देर तक लाइन में नहीं लगना पड़ता है और माहौल यहाँ पर एकदम भक्तिमय है, भक्ति गीत चल रहे हैं पीछे, तो काफी आनंद आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो बाबा काल भैरव है उनका अनुष्ठान होता है, यहाँ पर हवन वेदी है और इसमें देखिए आंच आप अभी भी देख पा रहे होंगे, अभी भी इसमें अग्नि प्रज्वलित है और कितने सारे त्रिशूल यहाँ पर लगे हुए हैं। दोस्तों
जब आप भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको शायद एक कंफ्यूजन हो सकता है कि आप एग्जिट कैसे करें। क्या एग्जिट उसी रास्ते से करें जिस रास्ते से आपने वैष्णो देवी से चढ़ाई की थी, या फिर जो एक दूसरा नया रास्ता है उससे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट करें उस रास्ते से जिस रास्ते से आप चढ़े नहीं हैं, यानी कि डिफरेंट रास्ता जहां से आप वैष्णो देवी से चढ़े थे, क्योंकि ये रास्ता आपके लिए मोर कन्वीनियंट होगा। तो दोस्तों अब बज चुका है सुबह का ऑलमोस्ट 4 और मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए मैं उसी लोकेशन पर आ चुका हूँ जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब मैं जाऊंगा यहाँ से अपने होटल, और मैंने ऑटो का पता किया तो ऑटो से जाने के लिए मुझको जस्ट 5-6 किलोमीटर के वो लेगा लगभग 260 रुपए, और ये इनका फिक्स रेट है। तो लेट्स सी कि अगर कुछ बार्गेनिंग होगा तो, अदरवाइज मैं पहुंचूंगा अपने होटल फाइनली। और थकान इतनी हो चुकी है कि अभी मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पैदल जाने का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। देखिए कई सारे ऑटोस खड़े हुए हैं, पूछता हूँ मैं इनसे रेट। ऑटोस तो कई सारे हैं, अब ये बताएंगे कि कितने रुपए में जाएंगे। भैया गोल चक्कर जाएंगे क्या? भैया गोल चौराहे, गोल चौराहे। कितने लोग हैं? हम 2 लोग हैं, आपको 2 सवारी चाहिए, कितना लेंगे? 160 पड़ेगा शेयरिंग में सर। भैया इतना तो रास्ता सर 5.5 किलोमीटर बनने में रास्ता है, और सवारियां भी तो बैठी है। वैसे कितना लगता है इंडिविजुअल? पूछ लो पीछे पैसे पूरा फुल। नहीं आप बताओ ना। मैं क्या पूछना भैया? 260 लगते हैं, है ना? 260 पता है, मुझे पता है। हाँ तो भैया जी भैया तो कितना लेंगे आप? 160। ऐसा 160 है ना। तो फाइनली जो डील हुई है वो हुई है 160 रुपीज फॉर 2 पीपल एंड शेयरिंग। तो इसी के साथ वैष्णो देवी की मेरी ये यात्रा कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको कई सारे रिकमेंडेशंस भी मिले होंगे वैष्णो देवी के अपने ट्रैवल के लिए। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इस पूरे टूर के बारे में तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। Thank you so much. I will see you all in my next video.